केल्विन दोनों में अगर राइज है तो वो सेम ही माना जाएगा। क्या बोल रहे हो आप? मैं कह रहा हूँ जैसे मान लीजिए टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में होगा 300.15 केल्विन। ठीक है, अगर 1 डिग्री बढ़ाया आपने तो ये 28 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और यहाँ 301.15 केल्विन हो जाएगा। डेल्टा टी, T1 T2, टेम्परेचर टी जो केल्विन में है और जो डिग्री सेल्सियस में है उसमें 273.15 का अंतर है। पर जब आप इसको T1 लेंगे, यहां T2 लेंगे, मेरे साथ देखिए, कभी कभी बच्चे इस पर कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए इसको साफ साफ बता रहा हूं। कभी टेम्परेचर था T1, कभी T2 था, मैंने इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्यों? T2 माइनस T1, फाइनल माइनस इनिशियल है, यह है डेल्टा टी इन केल्विन। दिस इज छोटा T2 माइनस छोटा T1 विच इज डेल्टा टी। यह है डिग्री सेल्सियस में, ये केल्विन वाला था और ये डिग्री सेल्सियस वाला था। अरे कट गए, हाँ कट गए। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर और डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर अलग है। 27 डिग्री सेल्सियस में वैल्यू आती है 27, 300.15 केल्विन में वैल्यू आती है 300.15। पर जब आप डेल्टा टी की बात करते हैं, राइज इन टेम्परेचर या फॉल इन टेम्परेचर की बात करते हैं, तो जितना होगा डेल्टा टी केल्विन में, ठीक उतना ही होगा डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस में। डेल्टा टी इन केल्विन इज सेम एज डेल्टा टी इन डिग्री सेल्सियस। ये जस्ट मैंने अभी आपको यहां पे प्रूव करके दिखा दिया है। ये बहुत ऑब्वियस चीज है, आप देखिए, और नहीं है यहां पे आपके सामने प्रूफ है। ठीक, अच्छा, तो यहां पे क्या था? तो 1 डिग्री राइज किस में था? केल्विन में हो, डिग्री सेल्सियस में, दोनों एक ही बात है। हमने 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाया है और हमको पता करना है वॉल्यूम कितना बढ़ गया। और शुरुआत में टेम्परेचर दे रखा है, हाँ, ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो ओरिजिनल टेम्परेचर भी पता है कि टी की वैल्यू है 273.15। ओ वाह! तो लिखते हैं कौन सा? हमारे पास चार्ल्स महाराज का लॉ था। क्या लॉ था? लॉ कहता था V1 बाय T1 बराबर V2 बाय T2। तो पहले था वॉल्यूम V0 और टेम्परेचर था T, बाद में टेम्परेचर हो गया T+1 और वॉल्यूम हो गया V फाइनल। देयरफॉर यहां पे सॉल्व करते हैं, देयरफॉर V फाइनल इज हाउ मच? V0 into T+1 upon T, which is V0 into 1 plus 1 upon T। ठीक है, तो ये है V फाइनल। देयरफॉर V फाइनल माइनस V0, ये क्या आ गया? ये आ गया इंक्रीज इन वॉल्यूम, ये है इंक्रीज इन वॉल्यूम। दिस इज V0 into 1 by T, which is V0 by T, and T is 273.15। तो अगर हम टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे, अच्छा, तो वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा? वो जो ओरिजिनल वॉल्यूम था दैट डिवाइडेड बाय 273.15, इतना और बढ़ जाएगा। ये एक स्टेटमेंट है जो यहां लिखा हुआ था। ये एक ज्यादा दिमाग की एक्सरसाइज ज्यादा है, इसको आप ऐसे कहें। ओरिजिनली चार्ल्स महाराज ने गोलमाल तरीके से जो भी कहा था वो इस तरह का स्टेटमेंट आप मान सकते हो, जिसको अब हम एक प्रॉब्लम के तौर पर भी देख सकते हैं। हमारा चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट बड़ा सिंपल है, कौन सा? V इज प्रोपोर्शनल टू T, दैट्स इट, राइट? चलिए, आफ्टर प्रूविंग दिस वेरी वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट, let's go ahead and let's take up a little more number of features for Charles law। मोटा मोटा चार्ल्स लॉ आप देख चुके हैं, उसका ग्राफ बना चुके हैं, केल्विन में, डिग्री सेल्सियस में, प्रेशर वेरी करके देख चुके हैं। ग्राफ टिंग 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 नीचे आ जाता है इस तरह से। यहां पे क्या है? यहां पर कुछ नहीं, सिर्फ डिग्री सेल्सियस और केल्विन का ही झगड़ा है। एब्सोल्यूट जीरो पर वॉल्यूम कितना हो जाएगा? एब्सोल्यूट जीरो पर ग्राफ से भी देख सकते हैं आप, एज टेम्परेचर टेंड्स टू जीरो, वॉल्यूम ऑल्सो टेंड्स टू एब्सोल्यूट जीरो। गैस का वॉल्यूम ही नहीं बचेगा। हाँ, पर ध्यान रखिएगा, एब्सोल्यूट जीरो अटेन ही नहीं किया जा सकता, तो वॉल्यूम जीरो होने का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। एक झगड़ा और भी था, क्या? जब आप 0 केल्विन की ओर जाते हैं तो इतनी ठंडक बढ़ जाती है कि कोई गैस गैस बचती ही नहीं, वो कंडेंस होकर लिक्विड या सॉलिड बन जाती है। तो जो गैस है ही नहीं, उस पर गैस लॉ लगा ही नहीं सकते, तो बात ही खत्म हो जाती है, राइट? चलिए, बच जाते हैं हम। नाउ दिस इज आई मीन सो मच सो एट 0 केल्विन या व्हाटएवर। अब आप देखें एक दो एप्लीकेशन है चार्ल्स लॉ की। कैसे? अगर आपने ब्रेड या केक खाई है, हाँ हाँ खाई है, उसमें जालियां जैसी होती हैं, जाली
कैसा जाली काम है ये। नहीं, वो छोटे-छोटे आप देखना, ये इस तरह से जो ये हल्के-हल्के गैप्स होते हैं, हाँ, जिसकी वजह से वो फ्लफी और इस तरह से हो जाते हैं। ये जो जाल है ये बनता कैसे है? इसमें हम बेकिंग सोडा डालते हैं, गर्म करते हैं तो बेकिंग सोडा डिकम्पोज़ करता है, ठीक है? और वो CO2 छोड़ता है, और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो CO2 के बबल्स बहुत टाइनी-टाइनी होते हैं, थोड़ा-सा फैल जाते हैं और वो ये जालियाँ क्रिएट कर देते हैं। यही नहीं, पानी अगर कहीं उड़ता है, उसकी वेपर्स बनती है, उसके बबल्स बनते हैं, उनसे भी ये जालियाँ बनाने में मदद मिलती है, राइट? So that is nothing but an indirect application of Charles' law. ओके, ये तो बॉयल्स लॉ का दूसरा जवाब था, अवतार था चार्ल्स लॉ के रूप में। बॉयल्स लॉ का दूसरा अवतार कैसे? एक्चुअली कनेक्टेड है। कैसे? मतलब ऑफ कोर्स बॉयल अलग है, चार्ल्स अलग है, लेकिन एन और टी कांस्टेंट ये था बॉयल्स लॉ। चार्ल्स ने क्या कहा? उन्होंने कहा एन और पी कांस्टेंट। तो अब पी और टी आ गया, एक ही चीज बची है वी। जी हाँ, और अगर ये कांस्टेंट रखे जाएं तो और बाकी जो बचे हुए दो पैरामीटर्स हैं उनको बदला जाए तो नया लॉ मिलेगा, और ये है गे-लुसाक्स लॉ। ये महाराज क्या भूल गए हैं? इन्होंने कहा एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डब्बा बंद कर दो, वॉल्यूम फिक्स कर दो। एट कांस्टेंट वॉल्यूम अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आप ये देखिए, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर भी पागलों की तरह बढ़ता जा रहा है। गैस के मॉलिक्यूल दाड़ 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 तेजी से मूव करेंगे, खूब टक्कर मारेंगे और प्रेशर को बढ़ा देंगे। ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। मेक सेंस ऑल्सो। कैसे? आप देखिए, आपने एक बहुत कॉमन सी चीज अनुभव करी होगी। गर्मियों में मान लीजिए, हो सकता है आपके पेरेंट्स ने टोका भी हो आपको, पापा अक्सर बोलते हैं कि भाई टायर की हवा थोड़ी कम कर लो, एडजस्ट कर लो। क्यों? क्योंकि और स्पेशली राजस्थान में तो हमारे बहुत गर्मी पड़ती है, तो यहाँ क्या होता है, आप लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं तो टायरों की हवा थोड़ी सी निकाल के चलनी चाहिए, नहीं तो टायर बर्स्ट होने की संभावना बनी रहती है। क्यों? आप टायर ट्यूब का तो वॉल्यूम कांस्टेंट है लगभग, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी तो होती नहीं उसमें, ठीक है? आपने ड्राइव करना शुरू किया, जी हाँ, सड़क गर्म हो गई, 50 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, हो जाता है हमारे यहाँ बड़े आराम से। और यही नहीं, फ्रिक्शन भी है सड़क पर, तो रगड़ खा खाकर टेम्परेचर और बढ़ सकता है, जी हाँ। तो कांस्टेंट वॉल्यूम है बिल्कुल, और टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो आप गैस का, बिल्कुल, तो उसके अंदर प्रेशर बढ़ता जाता है, बिल्कुल, और प्रेशर पागलों की तरह बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि टायर ट्यूब बर्दाश्त कर सके उसकी शक्ति से ज्यादा है तो बड़ा फूट जाता है। वाओ! इससे क्या होता है, आज वाओ नहीं है, बुरा होता है, एक्सीडेंट वगैरह हो सकते हैं, दुर्गत होती है ना? तो क्या करना चाहिए? एक बड़ा सिंपल सा तरीका है कि भई इससे बचना है, गे-लुसाक महाराज के शाप से बचना है आपको, तो आप थोड़े नंबर ऑफ मोल्स कम कर दीजिए, थोड़ी हवा कम कर दीजिए, तो उससे प्रेशर कम हो जाता है, और जब आप ड्राइव करते हैं तो बढ़-बढ़कर भी वो इतना नहीं होता कि टायर फूट जाए, राइट? तो दैट्स अ कॉमन एग्जांपल ऑफ गे-लुसाक्स लॉ। अ, एक बार लॉ स्टेट कर लें, क्या था? एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर अ गिवन सैंपल ऑफ गैस, given sample matlab fixed amount, at constant volume for a given sample of gas, the pressure of the gas is directly proportional to its absolute temperature. Pressure of gas is directly proportional to its absolute temperature. P1 proportional to T1, या P is equal to K3T, या P1 upon T1 is P2 upon T2. बहुत प्यार से आप लिख सकते हो, which is constant. Fair enough. This is Gay-Lussac's law. P is K3T. ग्राफ बनाइए, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, टिंग टड़ांग टिंग टड़ांग टिंग टड़ांग टिंग टड़ांग, आप देखिए इस तरह से आ रही है। स्लोप किस पे डिपेंड करेगा? जैसे जैसे आप, अच्छा ये वी और एन कांस्टेंट हैं, जैसे जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे, वॉल्यूम बढ़ाने का फल क्या होगा? मेगा गैस। वॉल्यूम और प्रेशर इनवर्सली रिलेटेड है, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर्स कम हो जाएंगे। तो आप देखिए, आपके पास P वर्सेस T है, बिल्कुल, और K3 जो है वो डिपेंड कर रहा है V और N पर। आप देखें अलग अलग, ये 1 2 3 ऐसे हैं, सेम नंबर ऑफ मोल्स हैं, अलग अलग वॉल्यूम्स में रखेंगे, कभी V1 कभी V2 कभी V3। वो ये लाइंस क्या है? इन लाइनों का नाम भी है, आप इन्हें आइसोकॉर कह सकते हैं। अच्छा, हरजीत कौर नहीं नहीं, क्षमा चाहूंगा, है ना? आइसोकॉर, ठीक है। और वैसे तो कौर एक सरनेम भी होता है पंजाबीज में, बड़ा मजेदार है, पर ये वो वाला कौर नहीं है, ये सिंपली खाने वाला कौर नहीं है। कुछ भाषाओं में होता है कि खाने के गस्से को एक कौर कहते हैं, ये आइसोकॉर है, इस तरह से, राइट? चलिए, नाउ V1 V2 V3 में कंपैरिजन कर सकते हैं। V1 V2 V3, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा
K3 जो है ये स्लोप है, ये डिपेंड कर रहा है किस पर, वॉल्यूम और मोल्स पर। अगर मोल्स फिक्स्ड हैं, अगर गैसों को अलग अलग छोटे छोटे डब्बों में डालते जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा? ऑफ कोर्स बढ़ जाएगा। तो आप देखेंगे जैसे जैसे आप स्लोप बढ़ा रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, मतलब वॉल्यूम कम कर रहे होगे, V1 ज्यादा है, V2 कम है, V3 और कम है, इस तरह से। राइट, चलिए, अच्छी बात है। आप देखिए जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर कम होता जाएगा। यही जो हम वहां कह रहे थे, यहां भी आप देख सकते हैं आइसोकॉर्ड्स दिख रही हैं आपको यहां पे। अलग अलग फंक्शंस प्लॉट करने की सनक आती है लोगों को, करिए। अगर P बाई टी वर्सेस अगर कांस्टेंट V और N है तो P बाई टी इज इक्वल टू K3। हाँ जी, और इसका मतलब हुआ हम प्रेशर बदल रहे हैं, और प्रेशर बदल रहे हैं तो P बाई टी कांस्टेंट का क्या होगा? अबे कांस्टेंट नाम में कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो सीधा ग्राफ आ जाता है। ठीक है, फिर से वही सनक, टेम्परेचर हम डिग्री सेल्सियस में रखेंगे तो इक्वेशन देख लीजिए, P बराबर है K3T विच इज K3 T डिग्री सेल्सियस वाला प्लस K3 इंटू 273.15, ऐसा आ जाएगा। अच्छा, तो ये आ जाएगा y बराबर mx प्लस सी। ठीक है, तो अगर P वर्सेस डिग्री सेल्सियस लेना है तो आप देखेंगे स्ट्रेट लाइन ऐसी आ जाएगी आपके पास, वो ओरिजिन से पास नहीं करेगी, वो कहीं कट करेगी। और ये y इंटरसेप्ट क्या है? ये है K3 इंटू 273.15। अच्छा, और ये यहां आएगी तो ये एक्स एक्सिस से मिलेगी। एक्स एक्सिस था क्या था? डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो प्रेशर जीरो कब होगा? प्रेशर जीरो तो हो जाएगा एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर पर -273.15 केल्विन, सॉरी डिग्री सेल्सियस विच इज जीरो केल्विन वहां पे। गॉट इट? चार्ल्स लॉ, गै-लुसाक्स लॉ। और एप्लीकेशंस में वेल यहां पर एक उदाहरण, वैसे तो मैंने आपको बता दिया टायर ट्यूब वाला, बहुत अच्छा उदाहरण था। प्रेशर कुकर, इसमें क्या होता है? प्रेशर कुकर में बहुत सारा लफड़ा होता है वैसे तो, बट ठीक है, इसमें खाना जल्दी पक जाता है। हम लोग बोलते हैं कैसे पक जाता है? वेल आप पानी डालते हैं, खाना डालते हैं, गर्म करते हैं, जब गर्म करेंगे पानी उबलेगा। वैसे तो पानी के उबलने से नंबर ऑफ मोल्स बदल जाएंगे गैस के अंदर, क्यों? पहले गैस कम थी, पानी के मोल्स गैस फेज में आते जाएंगे तो गैस के मोल्स बदलते जाएंगे, पर अज्यूमिंग कि पानी को जितना उड़ना है उड़ चुका है, अगर और गर्म करेंगे तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ेगा तो वो दूसरे दूसरे काम करता है, बॉइलिंग पॉइंट्स वगैरह चेंज कर देता है, जो कि खाना को जल्दी पकाने में मदद करते हैं। तो कई बार इसको कोट किया जाता है कि ये एक अच्छा उदाहरण है किसका? गै-लुसाक्स लॉ का। और दूसरे बेहतर उदाहरण हम पहले आपको एक बार दे चुके हैं। राइट, दो लॉज देखे हैं हमने। हाँ, तो कौन सी बड़ी बात है? एक तीसरा लॉ भी देखिए, एक बढ़िया फ्लो चल रहा है। आप देखें, हम P, V, N और T, चार आइटम थे, हमने N को कांस्टेंट किया, एक बार P, एक बार V, एक बार T को कांस्टेंट किया। NP, NV, NT, अगर ये कांस्टेंट हैं तो मुझे बताइए कौन कौन से लॉज थे जो अभी आपने देखे थे? प्रेशर कांस्टेंट था, जी हाँ, तो वॉल्यूम वाज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ, सॉरी, वॉल्यूम वाज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, V प्रोपोर्शनल टू T, यहाँ P प्रोपोर्शनल टू T, और यहाँ P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। ये सब था। लॉ का नाम क्या था? ये था बॉयल्स लॉ। ठीक है, प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये था गै-लुसाक्स लॉ। और V प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये था चार्ल्स लॉ। अब इतनी बार n को कांस्टेंट रख दिया, सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देख लिए, अब n को बदलने की घड़ी आई है। अच्छा, हमने क्या कहा? वैसे तो इन प्रिंसिपल आप कह सकते हैं अगर n बदल रहे हैं तो एक बार p कांस्टेंट, एक बार v कांस्टेंट, एक बार t कांस्टेंट रख के तीन नए लॉज की संरचना और सोच सकते हैं। एवोगाड्रो महाराज ने कहा बस मैं ही बोल रहा हूं, मेरी बात सुन लो। क्या बोल रहे हैं आप? उन्होंने कहा एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर, अंडर सेम कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, वॉल्यूम of any gas will be directly proportional to number of moles present in the system. अगर प्रेशर और टेम्परेचर सेम है, जैसे जैसे मोल बढ़ेंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, मोल कम होंगे वॉल्यूम कम होगा। यही नहीं, एक एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस है जो वो कहती है, वही लॉ हाइपोथेसिस एक ही बात होते हैं, क्या है? इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। Equal volumes of gases at same temperature and pressure have same number of molecules or same number of moles of molecules. This is a very beautiful Avogadro's hypothesis, also called Avogadro's law. Right?
यहां देखिए V is proportional to N, V is equal to K4N, या V1 by N1 is V2 by N2, ठीक है। और K4 किस पे डिपेंड करता है? K4 डिपेंड करता है प्रेशर और टेम्परेचर पर। अच्छी बात है, ग्राफ बनाने के फैशन है, बना लीजिए। V by N कांस्टेंट था, हाँ जी, तो V by N वर्सेस N फ्लैट लाइन, V by N वर्सेस V होगा तब भी फ्लैट लाइन आ जाता। अच्छा, और V वर्सेस N स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। N जीरो होगा, मोल ही नहीं बचेंगे, गैस ही नहीं बचेंगे, तो वॉल्यूम ऑब्वियस सी बात है जीरो हो जाएगा। बड़ा बिग डील। कोई उदाहरण है? हाँ, गुब्बारे फुलाइए। क्या होगा जब आप गुब्बारे फुला रहे हैं तो आप उसमें गैस के मोल प्रवेश करा रहे हैं। अच्छा, तो जैसे जैसे गैस के मोल गुब्बारे के अंदर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। यहाँ टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर कितना है? एटमॉस्फेयर के संपर्क में है। एटमॉस्फेयर के संपर्क में जो कुछ आता है उसका प्रेशर एटमॉस्फेयर जितना ही होता है, तो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। इजी, ब्यूटीफुल, फ्लैट एंड सिंपल, राइट। एक छोटा सा टर्म और आता है, तो बिफोर वी सॉल्व प्रॉब्लम्स एक शब्द और देख लीजिए। एक आता है गेज प्रेशर। गेज प्रेशर क्या है? जो कुछ भी डब्बे के अंदर प्रेशर है, दैट माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड गेज प्रेशर। सो P माइनस P एटमॉस्फेयर इज गेज प्रेशर। बहुत रेयर है, आपको वैसे इंजीनियरिंग में काफी काम आता है, आपको कम ही चर्चा में आएगा, पर एक बार शब्द सुन लीजिए, शायद कभी काम आ जाए, राइट। तो इतना पढ़ने के बाद आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस करके देखें। लेट्स टेक द फर्स्ट वन। 3 फ्लास्क्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स, ठीक है, 3 डब्बे हैं और डब्बों में वॉल्यूम बराबर है। इक्वल वॉल्यूम्स कंटेन मीथेन, CO2 एंड क्लोरीन गैसेस रिस्पेक्टिवली। They will contain equal number of molecules if, oh my god, Avogadro's law क्या था? Equal volumes of gases at same temperature and pressure have same number of molecules या moles of molecules. तो उनमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तभी होंगे जब उनका प्रेशर और टेम्परेचर भी सेम हो। मास कोई मतलब नहीं है मास से। मास ऑफ ऑल गैसेस इज सेम बट टेम्परेचर इज डिफरेंट, नॉनसेंस। टेम्परेचर एंड प्रेशर आर सेम, यस, एंड रेशियो ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ फ्लास्क इज सेम, मतलब P by T। रेशियो ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ ऑल द फ्लास्क इज सेम। वेल, अगर रेशियो सेम भी हो जाए, जैसे P1 by T1 बराबर P2 by T2 बराबर P3 by T3 हो भी जाता है, उसमें गड़बड़ है। अगर ये 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स भी हैं, चलेगा क्या? कि प्रेशर दुगना है, टेम्परेचर भी दुगना है, तब चल जाएगा, फाइन, ठीक है। क्यों? सेम टेम्परेचर और प्रेशर भी है। अगर सेम वॉल्यूम है, अगर आप टेम्परेचर डबल करेंगे तो प्रेशर ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगा। ये फंडामेंटल कंडीशन तो नहीं है, पर बैठ जाएगी। दे विल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज सेम। अगर P और T सेम है, P1 T1 बराबर P2 T2 बराबर P3 T3, तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो C and D बोथ आर आंसर्स। अच्छा था, ट्रिकी था, सरल होते हुए भी हल्की सी गड़बड़ हो सकती थी। सी तो ऑब्वियस है, पर डी भी एक बार चेक करना पड़ेगा आपको कि बैठ रहा है कि नहीं। हाँ, बैठ रहा है। एक और हो जाए। At a constant temperature, a gas occupies a volume of, लिखते जाइए, टेम्परेचर कांस्टेंट है, गैस occupies a volume of 200 ml at a pressure of 0.72 bar, ठीक है, ये इनिशियल है। Then it is subjected to a pressure of 9 bar, उस पर 9 बार 0.9 बार प्रेशर लगाया तो बढ़कर 0.9 बार हो गया, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट है, P1 V1 बराबर P2 V2। इससे सस्ता और क्या सकता है? P1 V1 बराबर P2 V2। 0.72 into 200 ml, हमेशा यूनिट्स के साथ सब्स्टिट्यूट करें। P2 is 0.9 बार और यूनिट्स को भी काटे साथ में, into V2। तो V2 कितना हो जाएगा? 0.72 upon 0.90 into 200, 9 8 72, 0.8 है, तो 160 ml। तो फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस कितना है? वो है 160 ml। ऐसा आ जाएगा। आसान है? ऑफ कोर्स, बहुत ही आसान है। सो केक पॉप। एक और, चलिए। अ टॉय बलून कैन ऑक्यूपाई 500 ml। डेटा लिखते जाइए। वॉल्यूम है 500 ml और टेम्परेचर है 300 केल्विन सेल्सियस, को तो हाथ ही लगाना है। द मैक्सिमम स्ट्रेचिंग कैपेसिटी ऑफ बलून इज 3 टाइम्स द वॉल्यूम एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो
0.5 ml 500 ml था और कैपेसिटी उसकी है 1500 ml, ठीक है। The temperature above which the balloon will burst if the pressure does not change. Aha, P is constant. तो हमें पता है वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर V1 by T1 बराबर V2 by T2 और दिस इज बर्स्टिंग वॉल्यूम, इतने में फूट जाएगा। तो किस टेम्परेचर पर आएगा आइए देखते हैं। V1 500 ml था 300 केल्विन पर और वॉल्यूम हो जाएगा 1500 ml। अगर फूट जाएगा तो टेम्परेचर T2 कितना होगा? ओ माय गॉड, T2 विल बी 300 into 1500 by 500 which is 900 Kelvin. So pressure would be 900 Kelvin at the temperature above which, तो 900 Kelvin पर पाप का घड़ा भर गया है और थोड़ा भी बढ़ाएंगे तो फूट जाएगा। यह है टेम्परेचर। डिग्री सेल्सियस चाहिए 273 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कुछ पूछा नहीं है तो हम केल्विन में ही बोलेंगे, अच्छा लगता है। केल्विन नहीं, ऑप्शंस भी हैं। हाँ, 300 केल्विन, 900 केल्विन, यस। डिग्री सेल्सियस 900 माइनस 273 कर लीजिए, कितना जाएगा? 300, 627। तो बी एंड सी एक बार केल्विन में है, एक बार डिग्री सेल्सियस में, मत चूकिएगा, आपके सामने है। डन? चलो, तो इसी बात पर एक और क्वेश्चन हो जाए। बिल्कुल, चलिए देखते हैं। Which of the following is are correct? इनमें से क्या सही है? चार लंबी लंबी ऑप्शन है, एक एक करके देखते हैं। ए, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी कि प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। फॉर डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ एन आइडियल गैस, ग्राफ ऑफ पीटी वर्सेस टी स्क्वायर विल बी पैराबोलिक। ये सब क्या है? पैराबोलिक, पीटी, टी स्क्वायर, तो ग्राफ ही नहीं पढ़ा है, रटे नहीं अपने, हम कैसे जवाब देंगे? हम दे देंगे, आप डरिए मत। आप जितना हमने पढ़ा है ना तो काफी है, बाकी कॉमन सेंस लगेगी तो खतरनाक है। बहुत आसान है, आप देखते तो चाहिए। P इज इक्वल टू K2T या K3T, जो भी था, वॉल्यूम कांस्टेंट था K3T, ठीक है। लेकिन इक्वेशन हमारे लिए ये है, ये गेलो-सैक्स लॉ था, ठीक है। हमको ग्राफ बनाना है PT वर्सेस टी स्क्वायर का। तो y है ये और x है ये, हमें पास तो PT है ही नहीं, तो क्या करें? मल्टीप्लाई कर दो, तो इक्वेशन आएगी PT बराबर K3T स्क्वायर। और PT तो y है, हाँ जी, और K3 और T स्क्वायर x है, हाँ जी। तो PT वर्सेस T स्क्वायर, तो y बराबर K3x है। अबे ये तो स्ट्रेट लाइन है, हाँ जी। वो ये पैराबोलिक है क्या? ना, कहाँ पैराबोलिक है, स्ट्रेट लाइन है। धत्तरी की, तो ए सही है ना? गलत है। हम तो डर गए थे, पैराबोलिक आ गया। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये तो दिख रही है ना, y बराबर mx, तो स्ट्रेट लाइन होती है। क्यों डरते हो पैराबोला से? पैराबोला y बराबर एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर बराबर के वाई, ऐसा करके होता है। जब x और y में एक की पावर 1 और दूसरे की पावर 2 हो, तब आपको पैराबोलिक मिलेगा, ऐसे नहीं, राइट? अभी देखते हैं। एट कांस्टेंट प्रेशर n और p कांस्टेंट हैं, देन वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू t, चार्ल्स लॉ। vt वर्सेस t विल बी पैराबोलिक। आइए देखते हैं ये क्या है। V इज इक्वल टू K2T, तो VT इज इक्वल टू K2T स्क्वायर, और ये है Y और ये है X, राइट? तो आप ये देखें कि VT को रख देता हूं Y, तो Y इज इक्वल टू K2 और T है X, K2X स्क्वायर। Y2, ये VT वर्सेस T जो आ जाएगा, ये इक्वेशन कैसी है? y इज इक्वल टू K2X स्क्वायर। ये y बराबर mx का फॉर्म नहीं है, एक y की ये पावर है 1 और x की पावर है 2। वाओ, ये पैराबोला है। जी हाँ, ये पैराबोला है ना? तो क्या बोला? पैराबोला। ये सही है, बिल्कुल ये सही है। एक सिंपल सी लीनियर इक्वेशन थी, दोनों तरफ टेम्परेचर मल्टीप्लाई करके, बस खाली गणित से थोड़ा सा खेल रहे हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं करता है। आपको ये पता होना चाहिए कि y बराबर kx स्क्वायर या y स्क्वायर बराबर kx, ये दोनों पैराबोला है। क्या बोला? पैराबोला। सी, एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर अ डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ एन आइडियल गैस, ग्राफ ऑफ PV वर्सेस P स्क्वायर। सो सिक ऑफ दिस, P कांस्टेंट, N कांस्टेंट, तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो PV इज K1
सिंपली। तो पीवी तो कांस्टेंट है, जी हाँ। तो और ये y है, y बराबर पी स्क्वायर। नाउ पीवी वर्सेस पी स्क्वायर। नाउ पीवी इज k1। तो प्रेशर की वॉल्यूम आप कितनी भी बदल दो, प्रेशर बदलोगे तो पी स्क्वायर पागलों की तरह बदलेगा, कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो स्ट्रेट लाइन ऐसे आएगी ग्राफ। क्यों? कांस्टेंट थोड़े बदल रहा है, तो तभी तो कांस्टेंट है। क्या पैराबोलिक है? ना ना, ये तो स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सी सही है, नॉनसेंस है सी। और ये देखिए, एट कांस्टेंट वॉल्यूम v कांस्टेंट है, द डेफिनिट क्वांटिटी ऑफ n कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम n कांस्टेंट है तो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, P इज इक्वल टू K3T। ठीक है। तो P बाय T इज इक्वल टू K3, और P बाय T क्या है? Y। तो Y इज K3, यानी कि कांस्टेंट है। तो Y कांस्टेंट है, P बाय T कांस्टेंट है, तो ये तो ऐसा ग्राफ आ जाएगा, बिल्कुल लाइन स्ट्रेट। और टी स्क्वायर प्लॉट, आप टी प्लॉट करो, टी स्क्वायर करो, टी क्यूब करो, ई टू द पावर टी करो, टी टू द पावर ई करो, कोई भी सड़ा फंक्शन ले लो, की फर्क पैदा कुछ होना नहीं है। क्यों? कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहना है ना। तो एक चीज बदल रहे हो तो वो तो सीधे बढ़ेगी, और दूसरी कांस्टेंट है तो फ्लैट रहेगी। तो ये स्ट्रेट लाइन है। हाँ, ये पैराबोला सोचा था, नहीं स्ट्रेट लाइन बोला है सही है, ऑफ कोर्स स्ट्रेट लाइन है। सही आंसर आ गए? यस, याद है। कैसा था? अच्छा था, थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग था, लेकिन देखने में काफी फैशनेबल लगता है। पैराबोलिक ग्राफ ऑफ कहते, सरल क्वेश्चन था। आप थोड़ा सा हिम्मत नहीं हारेंगे, कलेजा मजबूत करके अगर चैन से उसको एक एक करके पढ़ लेंगे, बहुत मजे से सॉल्व हो जाएगा, जैसा हमने आपके साथ मिलकर किया। राइट? चलिए, इसी बात पर एक और हो जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। खूबसूरत क्वेश्चन है, देखिए। व्हाट कंक्लूजन वुड यू ड्रॉ फ्रॉम द फॉलोइंग ग्राफ्स ऑफ एन आइडियल गैस? और ये क्या है? ग्राफ दे रखे हैं, किसके? आइडियल गैस के। एक P वर्सेस T का, और एक V वर्सेस T का दे रखा है। अब वैसे तो हम देख लिया, आंखें खोल के ग्राफ है, कौन सी बड़ी बात है। अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन से पता चलेगा क्या है। एज द टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड, द वॉल्यूम एज वेल एज प्रेशर इंक्रीजेस। अच्छा, एज द टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड, ठीक है। दो ग्राफ हैं। टेम्परेचर रिड्यूस मतलब इधर आए, टेम्परेचर कम करेंगे तो क्या होगा? इसमें टेम्परेचर कम कर रहे हैं मतलब इधर जा रहे हैं, तो क्या हो रहा? वॉल्यूम की वैल्यू भी कम हो रही है। और टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो आप देखिए प्रेशर की वैल्यू भी कम हो रही है। टेम्परेचर कम करना मतलब यहां आ रहे हैं, तो प्रेशर भी कम हो रहा है और वॉल्यूम भी कम हो रहा है। अच्छा, यहां तो इंक्रीजेस बोला है, गलत बोला है ना, छोड़ो बकवास करते हैं। एज द टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड, द वॉल्यूम बिकम्स जीरो एंड द प्रेशर रीचेस इंफिनिटी। ये भी नॉनसेंस, दोनों कम हो रहे हैं यार, प्रेशर कैसे इनफाइनाइट हो जाए, बेकार की बात। As the temperature is reduced, the pressure decreases. The pressure decreases. ठीक है, सही है। ये तो बोले था, प्रेशर भी कम हो रहा है, वॉल्यूम भी कम हो रहा है। A point is reached where theoretically the volume can become zero. तो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है मतलब वॉल्यूम कैन बिकम जीरो। यस, अगर एब्सोल्यूट जीरो आ जाए तो फाइन। सी और डी दोनों सही है। हाँ, सी और डी दोनों सही है। अच्छा, और इसी बात पर एक फाइनल धमाकेदार क्वेश्चन, कैसा? मजा आ जाएगा आपको। आप देखिए, समुद्र है, लेक है, उसमें डुबकियां लगाएंगे, देखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। अ डाइवर ascends quickly to the surface from the bottom of lake h meter. My God, एक लेक है और उसके तले पर कोई गोताखोर है, ठीक है, और वो तेजी से ऊपर आ गया, बड़ी अच्छी बात है। और कितनी? h मीटर की डेप्थ थी। During this period, he neither exhales nor inhales air. आया तो जैसा था वैसे ही रहा। Assuming constant temperature, fractional increase in volume of his lungs is x. अच्छा, atmospheric pressure is h, 5h meter of water, calculate 10x. हम ये मान रहे हैं, ऑल्दो बायोलॉजिकल सिस्टम्स बड़े गड़बड़ हो सकते हैं और काफी घपले कर सकते हैं, और हमने मान लिया कि गोताखोर जो है, जो डाइवर है, उसके लंग्स जो हैं, ठीक है, सब अंदर बाहर का प्रेशर सब वो बॉडी बराबर से ट्रांसमिट कर रही है। मतलब जैसे जैसे वो डाइवर नीचे जा रहा है, प्लीज नोट, एक तो प्रेशर एटमॉस्फेयर का था, यहाँ पे कितना था? यहाँ पे तो था P एटमॉस्फेयर। और क्या आपको पता है, अगर आप किसी लिक्विड में डुबकी मार जाएं, अच्छा, तो
वो लिक्विड भी आपके ऊपर प्रेशर लगाता है। ओ वाह, कितना लगाता है? वेल, प्रेशर आपने शायद कभी सुना हो इज एच रो जी। लो जी, ये प्रेशर एच रो जी ये कहां से आ गया? ये किसका प्रेशर है? इसको हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। किसके ऊपर लगता है? जो लिक्विड अपनी खोपड़ी पर है वो अपने ऊपर इतना प्रेशर लगाता है। अच्छा, लिक्विड ही लगाते हैं, हर फ्लूइड लगाता है, लिक्विड्स भी लगाते हैं और गैसेस भी लगाते हैं। ये पता नहीं कहां से एक-एक चीजें उठा लाते हैं, आप नई-नई चीजें बोल देते हैं एकदम से, हमें अच्छा नहीं लगता। वैसे तो ये 9th और 10th में आता है, लेकिन कोई बात नहीं, हो सकता है आपको याद ना हो सकता है आपने तब पढ़ा हो और समझ में ना आया हो, या हो सकता है आपने ध्यान ही ना दिया हो। और हो सकता है आपको आता भी हो। आता है तो एक बार फिर सुन लीजिए, रिवीजन हो जाएगा। और नहीं आता, मैं शुरू से इसको डिराइव करके आपको दिखा देता हूँ। बहुत ही यूज़फुल और बहुत आसान रिजल्ट है, बार-बार काम में आता है, इसको छोड़िए मत, एक बार हमारे साथ देख लीजिए। यहाँ थोड़ी जगह ज़्यादा है, यहाँ पे इसे सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। क्या हो रहा है? ये प्रेशर वी आर ट्राइंग टू डिराइव प्रेशर बराबर एच रो जी, एल ओ जी। जी हाँ, कैसे होगा? देखिए, पहली शर्त है हमारे पास कोई फ्लूइड हो। फ्लूइड का मतलब है लिक्विड या गैस, कोई भी। नीचे वो बुलबुला फूल रहा है, ध्यान मत दीजिए उस पर, आप तो ये बात देखिए। तो मान लीजिए कोई भी एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं, ये है एरिया ए। अच्छा, अगर ये एरिया ए है और इसके ऊपर कोई फ्लूइड भरा हुआ है, तो क्या फ्लूइड के पार्टिकल इसके ऊपर हैं? हाँ है। अगर ऐसा है तो कहां तक फ्लूइड है? मान लीजिए यहां तक फ्लूइड है, ऐसे। और सब तरफ आजू बाजू सब बहुत बड़ा फ्लूइड है, कोई ऐसी कमी नहीं है। पर वो फ्लूइड नीचे धरती पर ही टिका है ना, अंतरिक्ष में तो तैर नहीं रहा। हाँ जी, तो उस फ्लूइड का कुछ मास होगा। हाँ जी, तो क्या वो मास, उसके कारण कोई वेट होगा? उसका जरूर होगा। और वो अपना वजन किसके ऊपर डालेगा? वो फोर्स किसके ऊपर लगाएगा? ठीक है, उसी के ऊपर लगाएगा जो उसके नीचे है। भाई, धरती हमारे पैरों के नीचे है, तो धरती कोई अपने ऊपर वजन थोड़ी डाल रही है। हम धरती के ऊपर है, तो हमारा वजन धरती के ऊपर पड़ रहा है ना? तो ऐसे ही जो इसके नीचे फ्लूइड है उसका कोई महत्व नहीं है, और जो उसके ऊपर है वो अपना भार इसके ऊपर डालेगा। डालेगा तो सही। अगर ऐसा है तो कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम कहते हैं कि भाई अज्यूम कर लो। क्या अज्यूम कर लो? मान लो कि जो फ्लूइड इसके ऊपर है, जस्ट इसके ऊपर है, वही इसके ऊपर वजन डाल रहा है। हाँ जी, इसकी हाइट कितनी है? एच। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? ए। तो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड कितना है? वो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट एच। अच्छा, और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कितनी है? डेंसिटी है रो। इसको रो बोलते हैं, याद है आपको? रो ग्रीक अक्षर है रो। ऐसे ऐसे लिख देते हैं, या ज्यादा एक्यूरेटली ऐसे लिखते हैं, एक ही बात। तो डेंसिटी है रो, और स्टाइल से बनाते हैं ऐसे। और तो मास कितना हो जाएगा? मास इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी है रो इंटू ए इंटू एच। अच्छा, और वेट कितना हो जाएगा? दिस इज ए एच रो इंटू जी, ग्रेविटी। ये वो फोर्स है जो नीचे लग रहा है। हाँ जी, इतना वजन पड़ रहा है किसके ऊपर? इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए के ऊपर। तो प्रेशर कितना होगा? प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, विच इज ए इंटू एच इंटू रो इंटू जी अपॉन एरिया। एरिया ये कट गया, एच रो जी। लो जी, ये आ गई रोजी रोटी, एच रो जी। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में डूबा हुआ है, और तो उसके पहली बात तो जो फ्लूइड उसके आजू बाजू या नीचे है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। जितना फ्लूइड उसकी खोपड़ी पर है, उसके ऊपर है, कितना भी ऊपर से हो, हमारे ऊपर तो एटमॉस्फेयर है। हाँ, तो कई कई किलोमीटर तक जो एटमॉस्फेयर है उसका भार हमारी खोपड़ी पे पड़ता है। और ये तो हमको तो पता ही नहीं था। हाँ, आपको पता नहीं था, पर ये पड़ता रहता है आपके ऊपर। और आप, भगवान ने आपका शरीर ऐसा बनाया है कि आप उसको झेल लेते हो, आपको फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो इन जनरल ये प्रेशर एक्स्ट्रा लगता है, एच रो जी। हाँ जी, ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, और ये आपके ऊपर लगातार पड़ता रहेगा। अब आप देखिए, अगर वो सरफेस पर है तो यहां पर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और जैसे जैसे वो लिक्विड में डुबकी मारेगा, यहां पर कितना होगा? जो कुछ अपने ऊपर है वो प्रेशर लगाता है। अपने ऊपर लिक्विड है, लिक्विड के ऊपर हवा है, तो सारा प्रेशर जुड़ेगा। लिक्विड प्रेशर लगा रहा है कितना? एचरो जी, और हवा का कितना है? 1 एटमॉस्फेयर। तो यहां पर प्रेशर कितना हो जाएगा? इस पॉइंट पर प्रेशर हो जाएगा एच रो जी प्लस पी एटमॉस्फेयर।
जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो और प्लस एक्स्ट्रा ये जो एच रो जी लिक्विड का है, ये दोनों मिलाकर प्रेशर लगेगा। और पी एटमॉस्फेयर दे रखा है कितना, 5H मीटर ऑफ वाटर। अच्छा, और ये कितना है, ये है H मीटर ऑफ वाटर, तो ये हो जाएगा 6H मीटर्स ऑफ वाटर। ये हो जाएगा 6H मीटर्स ऑफ वाटर। अच्छी बात है। अब आप कहेंगे मीटर्स ऑफ वाटर कैसी यूनिट है, ये तो मीटर्स तो लेंथ होती है, कोई प्रेशर की यूनिट है क्या? वो मैं आपको बता देता हूं, बड़े आसान सी बात है। हम ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए हम पानी का एक कॉलम ले लें, जैसे लेक ही ले लें, कॉलम के कहीं भी पानी, समुद्र है, पानी है, लेक है, कुछ भी है ना, और अगर मान लीजिए इसके ऊपर कुछ नहीं, वैक्यूम है, अगर मान लीजिए इसके ऊपर वैक्यूम है, मान लीजिए, होगा नहीं, आप जाने, है ना, और हम पानी में इतनी डुबकी मारें कि इसका जो प्रेशर लगे एच रो जी के बराबर, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। हाँ जी, कर सकते हैं ऐसा, बिल्कुल कर सकते हैं। और हम ये हाइट नाप लें एच, ठीक, क्योंकि इतनी हाइट है पानी की। होता क्या है, ये रो जो डेंसिटी पानी की है, डेंसिटी तो कांस्टेंट है, हाँ, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी भी हमेशा कांस्टेंट है। बहुत अच्छी बात बोलो, ध्यान से सुनो, बहुत बार आती है, बहुत अच्छे से सुनो। थोड़ा सा तुम्हें अजीब लग रहा है, तो ये बहुत काम आएगा और बहुत आसान है, तुम्हारी जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी इससे। तो हमने एक फंडा निकाला है, हमने मतलब वैज्ञानिकों ने निकाला है, उन्होंने कहा कि ये सच है कि लेंथ प्रेशर नहीं होती। जैसे 5 मीटर पानी 760 सेंटीमीटर या MMHg 76 सेंटीमीटर Hg, ये तो लेंथ है। हाँ, लेंथ थोड़े प्रेशर होती है, हाँ, लेंथ प्रेशर नहीं है, लेकिन लेंथ तो हाइट भी लेंथ ही है। हाँ जी, तो हाइट है h, और डेंसिटी और ग्रेविटी दो ऐसी चीजें हैं जो हमेशा कांस्टेंट है। मैंने और आपने मरकरी या पानी की डेंसिटी तय नहीं करी है, ये तो भगवान ने तय करी है ना, कितनी होती है। हाँ जी, और वो हर आदमी कभी भी नापे उतनी ही रहेगी। हाँ जी, तो अगर रो और जी कांस्टेंट है, हाइट हम मर्जी से बदल सकते हैं, रो और जी तो, ये रो जी तो कांस्टेंट है ना, नहीं बदली जा सकती। नहीं, तो क्या करेंगे, तो वैज्ञानिकों ने एक नया टोटका ढूंढ लिया। उन्होंने कहा कि यार बार बार रो और जी से कौन मल्टीप्लाई करे, आलस आता है, बार बार तकलीफ होती है। एक काम करो, बोल दो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या मतलब है इसका, इसका बड़ा गहरा मतलब है। इसका मतलब हुआ कि यदि आप 76, आप मरकरी का एक सागर ले लें या तालाब ले लें या ट्यूब ले लें, कुछ भी ले लें, उसमें चौड़ाई तो फर्क ही नहीं पड़ता, खाली ऊंचाई का फर्क पड़ता है, और उस मरकरी में आप 76 सेंटीमीटर तक डुबकी मार जाएं अंदर। हाँ जी, तो आपकी खोपड़ी पर जो मरकरी है, आपके ऊपर 76 सेंटीमीटर मरकरी का है, ये आपके ऊपर कुछ प्रेशर लगाएगा। हाँ जी, और अगर ये प्रेशर एटमॉस्फेयर के बराबर है, तो हम कहेंगे 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर्स ऑफ मरकरी। सेंटीमीटर्स ऑफ मरकरी पूरी एक यूनिट है, इसका मतलब है 76 सेंटीमीटर है H इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्रेशर आ जाएगा जो बार या एटमॉस्फेयर में या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में बराबर है एटमॉस्फेयर के प्रेशर के। लेकिन कौन बार बार वो रो जी मल्टीप्लाई करे, तो बोल दो सेंटीमीटर Hg। सेंटीमीटर Hg मतलब इसमें डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू ग्रेविटी मल्टीप्लाई होने बाकी है, कर लेंगे जब जरूरत पड़ेगी, अभी तो ऐसे चलने दो। ये मतलब होता है, इसीलिए हाइट ले लेते हैं। अच्छा, तो ऐसे ही मीटर्स ऑफ वाटर भी ले सकते थे। हाँ जी, सेंटीमीटर क्यों नहीं लिया, एक्चुअली मरकरी बहुत भारी होता है, तो मरकरी तो कुछ सेंटीमीटर में एटमॉस्फेयर के बराबर आ जाता है, 76 सेंटीमीटर में। पानी को बहुत 10.3 मीटर लगते हैं। अच्छा, तो तो लोग सेंटीमीटर के बजाय मीटर यूज कर देते हैं, क्योंकि इजी पड़ता है। आप सेंटीमीटर लिखना चाहे लिख ले, लंबी सी वैल्यू आएगी, कोई मना नहीं कर रहा। ठीक है, तो जिस तरह से प्रेशर को MMHg या सेंटीमीटर ऑफ मरकरी में नापते हैं, वैसे ही हम चाहें तो पानी किसी भी प्रेशर को, किसी भी प्रेशर को हम नाप सकते हैं मीटर्स ऑफ वाटर में भी। तो प्रेशर मीटर में थोड़ी नहीं होता मालिक। इसका मतलब यह है, अगर मान लीजिए हमने कहा कि H मीटर ऑफ वाटर, H मीटर वाटर, ये क्या है, ये प्रेशर है। तो इसका मतलब आप पानी का एक कॉलम बनाए या पानी का तालाब वाला बना के डुबकी मार जाए, कितनी H मीटर, और उस H मीटर डुबकी मारने पर सिर्फ पानी के कारण, बाहर जो है इसको छोड़ दीजिए, सिर्फ पानी के कारण जो प्रेशर लग रहा है, अगर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, अगर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, तो आप कहेंगे एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो H मीटर, पानी के केस में वो 10.3 मीटर होता है।
तो 76 सेंटीमीटर Hg इज लगभग इक्वल टू 10.3 मीटर्स ऑफ वाटर। अगर पानी की डेंसिटी 1 मान ली जाए तो 10.3 मीटर्स ऑफ वाटर के बराबर होता है। पर 10.3 मीटर्स में डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू ग्रेविटी दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तब इसकी यूनिट्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगी। अभी तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं, राइट? इतनी सारी बातें बताई आपने। जी हाँ, एक क्वेश्चन के बहाने हम कंफ्यूज हो गए। पहले बताना चाहिए था, तब भी हम कंफ्यूज तो उतना ही होते। कोई बात नहीं, मैं एक बार इसको समराइज करता हूँ। सच तो यह है, आपको लगभग ये बात समझ में आ चुकी है। अब ध्यान से मेरी बात फिर से सुनिए, आपको नए सिरे से फ्रेश सुनेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या है? सेंटीमीटर्स ऑफ मरकरी या मीटर्स ऑफ वाटर में हम प्रेशर नाप सकते हैं। और ये ऐसे कैसे नाप लेंगे आप? हम नाप सकते हैं। मैं आपको सूचना दे रहा हूं, आपसे पूछ नहीं रहा हूं, इजाजत नहीं ले रहा। ध्यान से सुनिए कैसे। हमने कहा एक फॉर्मूला आता है, कोई भी फ्लूइड अगर है, अगर आप उस फ्लूइड में डुबकी मार जाएंगे, उसके नीचे आ जाएंगे, तो जितना फ्लूइड आपके अंतरिक्ष, यहां से अंतरिक्ष तक जाने तक जितना फ्लूइड आपके और धरती के आपकी खोपड़ी के ऊपर है, वो आपके ऊपर प्रेशर लगाएगा। और वो प्रेशर कितना है वो हमने अभी डिराइव करके आपको दिखाया था। वो प्रेशर है एच रो जी के बराबर। हाँ जी, तो प्रेशर है हाइट इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी के बराबर। अब एयर की तो डेंसिटी क्या बदलती रहती है, नीचे भारी है ऊपर कम है, ऐसा गोलमाल रहती है। पर लिक्विड्स और सॉलिड्स की डेंसिटी प्रायः परिवर्तित नहीं होती। तो अगर आप डेंसिटी ऑफ पानी देखें या डेंसिटी ऑफ मरकरी देखें तो सेम है, हमेशा कांस्टेंट होती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी 2-5 मीटर में तो बदलता नहीं है, सेम ही रहता है। कई कई किलोमीटर में कुछ फर्क पड़ता हो, अदरवाइज तो नहीं पड़ता। तो अगर रो और जी हमेशा सेम है तो लोग कहते हैं कि क्यों ना जो प्रेशर आता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, उसको मैं रो और जी से डिवाइड कर दूं तो यूनिट्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नहीं, यूनिट्स आ जाएगी सेंटीमीटर्स या मीटर। लेंथ की आ जाएगी, क्यों? ये तो हाइट के बराबर है ना। अच्छा, तो बार बार डेंसिटी और ग्रेविटी से जो कि कांस्टेंट्स है, मैं क्यों मल्टीप्लाई करवाते हो यार? बार बार मेहनत कराते हो, पहले मल्टीप्लाई कराओगे फिर डिवाइड कराओगे, काय को? छोड़ो इसे। हम इसकी बजाय एक नई यूनिट डिफाइन करते हैं। कैसे? हमने कहा कि प्रेशर जो है, प्रेशर था, प्रेशर बाय रोजी था एच, तो हमने कहा या प्रेशर था एच रोजी, तो रोजी को हमने कहा हम यूनिट में ही खपा लेंगे, हम कहेंगे एच सेंटीमीटर्स ऑफ मरकरी। प्लीज नोट, सेंटीमीटर एच जी इज नॉट इक्वल टू सेंटीमीटर ना, ये सेंटीमीटर एच जी एक यूनिट है और 1 सेंटीमीटर एच जी का मतलब होगा 1 सेंटीमीटर इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, अब ये यूनिट प्रेशर की होगी। ठीक है, तो सेंटीमीटर एच जी एक कन्वीनियंट यूनिट है जिसमें हम रो और जी को हटा लेते हैं, सिर्फ एच रखते हैं कि जरूरत पड़ेगी न्यूटन मीटर स्क्वायर की तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, अदरवाइज हाइट से ही काम चला लेंगे। यहां से वो आया 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। क्यों? क्योंकि 1 एटमॉस्फेयर, पूरा कई किलोमीटर तक का एटमॉस्फेयर जो है वो आपके ऊपर उतना ही प्रेशर लगा पाता है जितना सिर्फ 76 सेंटीमीटर डुबकी मार जाओ मरकरी में, और तब भी वो 1 एटमॉस्फेयर लगा जाएगा। और अगर पानी लोगे तो पानी में मीटर्स ऑफ वाटर को भी यूनिट मान सकते हो, और 10.3 मीटर्स वाटर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर मरकरी। मीटर वाटर का मतलब 1 मीटर वाटर इज 1 मीटर इंटू डेंसिटी ऑफ पानी इंटू ग्रेविटी। ऐसे ऐसे करो, राइट? ये है कुल कच्चा चिट्ठा इसका, डिस्टेंस को प्रेशर की यूनिट के तौर पर ट्रांसलेट करने का, यूज करने का। ये बहुत काम आता है, बहुत यूजफुल है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, अब उस क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन तो कराया नहीं, ये सब बातें करने लगे, समझाना तो था बाबू, है ना? तो आओ, समझ लिया तुमने। ये बात पक्की हो गई, क्लियर हो गई। हमने एक बार फिर से रिकैप भी करा दी, पूरी रिकैप्चुलेट कर ली, और अब हम अपने उस प्रश्न को देखते हैं। इतने सारे क्वेश्चन दिल पे मत लीजिए, आइए करें इसे। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आसान है तब से क्वेश्चन चला जा रहा है, तब से थ्योरी चल रही है जो उस क्वेश्चन के बहाने शुरू हुई थी, है ना? अब आइए क्वेश्चन को देखते हैं नए सिरे से। एक बार फिर पढ़िए मेरे साथ, आपको नई ऊर्जा मिलेगी और आपको काफी आसान लगेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अ डाइवर असेंड्स क्विकली, एक डाइवर है, गोताखोर है, जो किसी झील के तले पर है जो h मीटर गहरी है, और वो तेजी से ऊपर आ रहा है। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड ही नीदर एक्सेल्स नॉर इनहेल्स एयर, सांस नहीं ले रहा बेचारा इस दौरान। तो लंग्स क्या है? लंग्स एक तरह से एक बलून की तरह ही है जिसके अंदर हवा भरी है। अच्छा,
और जैसे जैसे वो गोताखोर ऊपर आ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, वेल वो गैस लॉस के हिसाब से पीवी बराबर एनआरटी के हिसाब से या जो भी गैस लॉस है उनके हिसाब से जो होना होगा वो होगा। क्या होगा देखते हैं। अज्यूमिंग कांस्टेंट टेम्परेचर, नॉट टी कांस्टेंट आ गया, एक बात तो पक्की है, और एन कांस्टेंट है। अरे भाई तो बॉयल्स लॉ लग रहा है P1 V1 बराबर P2 V2, ऐसा ही लगता है। ठीक है। इंक्रीज इन फ्रैक्शनल इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ हिज लंग्स इज x। फ्रैक्शनल इंक्रीज समझते हैं, इंक्रीज डिवाइडेड बाय इनिशियल, इसका मतलब V फाइनल माइनस V इनिशियल अपॉन V इनिशियल, ये जो चेंज है ये x है। अच्छा ठीक है। और हमको पता है बॉयल्स लॉ से P1 V1 बराबर P फाइनल P2 V2। ठीक है। तो V फाइनल V इनिशियल हमको पता है कोई रिलेशन है, हाँ हमको पता है P इनिशियल बाय P1 V1 या P1 बाय P2 इज V2 बाय V1। फाइन। प्रेशर का कोई नाप तोल का हिसाब है, हाँ बताया, हम क्या बताया है आप देखो ना। हमको बोला है कि फ्रैक्शनल सॉरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 5H मीटर, तो यानी कि P फाइनल जब सरफेस पर आ गया तो वो है 5H और यूनिट्स हैं मीटर्स ऑफ वाटर। अच्छा फायदा कैसे यूनिट्स का, अगर लेक की डेप्थ है H तो बस यहां पे P कितना है, P इनिशियल इज P एटमॉस्फेयर प्लस प्रेशर ड्यू टू वाटर विच इज H रो जी। जो जब डाइवर नीचे है तो प्रेशर कितना है, उसके ऊपर पानी है, पानी के ऊपर हवा है, तो हवा का प्रेशर फिर पानी का प्रेशर, तो ये P एटमॉस्फेयर प्लस H रो जी है। P एटमॉस्फेयर है 5H मीटर्स ऑफ वाटर और यहां है H मीटर्स ऑफ वाटर, तो टोटल 6H मीटर्स ऑफ वाटर हो गया। मीटर्स ऑफ वाटर को यूनिट्स में लेने का फायदा ये हुआ कि आपको H में रोजी मल्टीप्लाई करने से बच गए। ठीक है। सरफेस पर आ गया तो ऊपर सिर्फ एटमॉस्फेयर है, पानी तो नीचे छूट गया, तो प्रेशर अब सिर्फ एटमॉस्फेयर का बच्चा जो बोला है 5H। तो P इनिशियल था 6H, P फाइनल है 5H, तरीके तो कट गए। हाँ जी। तो V फाइनल बाय V इनिशियल इसका तो रेशियो आ गया। हाँ जी कितना आ गया 6/5, या आप कह सकते हैं दिस इज 1.2, तो P फाइनल इज 1.2 टाइम्स P इनिशियल, तो 1.2 माइनस 1/1 which is how much 0.2। तो फ्रैक्शनल इंक्रीज इन वॉल्यूम इज कितना 0.2। एक 0.2 है क्या, एक मिनट ठीक से देख लें। V फाइनल बाय V इनिशियल, हाँ बिल्कुल सही है, V इनिशियल बिल्कुल 0.2 फाइन, और ये है x, तो 10x कितना आ गया 2, व्हाट इज द आंसर, 10x की वैल्यू आ गई 2, दैट इज द फाइनल आंसर। तो बच्चों इसी के साथ खत्म होती है आज की मुलाकात। क्वेश्चंस करने बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस करते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए। फिर मिलते हैं अगली बार। नमस्कार।